सुश्रुत संहिता का अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। तो सबसे पहला है कि अपची की चिकित्सा। अपची की चिकित्सा में बोला गया कि पार्षणी से 12 अंगुल नीचे इंद्रवस्ती को बचाकर अग्निकर्म करें। ठीक है, तो अपची में पार्षणी से 12 अंगुल नीचे इंद्रवस्ती को बचाकर अग्निकर्म करें। गुल्फ से जंगा का 1/8वां भाग छोड़कर मत्स्यवत अंडजाल को निकालें। ठीक है, गुल्फ से जंगा का 1/8 भाग छोड़कर मत्स्यवत अंडजाल को निकालें। मणिबंध पर एक एक अंगुल के अंतराल से 3 रेखाएं बना दें। ठीक है, मणिबंध पर एक एक अंगुल के अंतराल से 3 रेखाएं बना दें। आंतरवृद्धि को छोड़कर अन्य सभी वृद्धियों में सवारी, मैथुन, भ्रमण व उपवास आदि का निषेध बताया गया है। ठीक है, आंतरवृद्धि को छोड़कर बाकी जितनी भी सभी वृद्धियाँ होती हैं उनमें सवारी, मैथुन, भ्रमण और उपवास आदि का निषेध बताया गया है। नेक्स्ट है मूत्रज वृद्धि की चिकित्सा। मूत्रज वृद्धि की चिकित्सा में बोला कि सेवनी के पार्श्व में ब्रीहिमुख से भेदन व तदनंतर स्थगिका बंधन बांधना चाहिए। ठीक है, तो सेवनी के पार्श्व में ब्रीहिमुख से वेदन व तदनंतर स्थगिका बंधन बांधें। अप्राप्त कोश आंतरवृद्धि में चिकित्सा क्या करनी चाहिए? वातज वृद्धि सदृश। अप्राप्त कोश अंतर्वृद्धि में वातज वृद्धि सदृश चिकित्सा करनी चाहिए। वंक्षणस्थ वृद्धि में अर्धेंदु वक्र शलाका से दाह कर्म करें। ठीक है, वंक्षणस्थ वृद्धि में अर्धेंदु वक्र शलाका से दाह कर्म करें। ठीक है, अर्धेंदु वक्र शलाका से दाह कर्म किस में करें? वंक्षणस्थ वृद्धि में। कोश प्राप्त वृद्धि जो है वो असाध्य होती है। कोश प्राप्त वृद्धि असाध्य होती है। नेक्स्ट है आंतरवृद्धि में अग्निकर्म। विपरीत दिशा में पैर के अंगुष्ठ मध्य की त्वचा पर काटकर अग्निकर्म करें। ठीक है, तो अग्निवृद्धि में अग्निकर्म क्या है कि विपरीत दिशा में पैर के अंगुष्ठ मध्य की त्वचा पर काटकर अग्निकर्म करें। नेक्स्ट है आंतरवृद्धि में शिरावेद। विपरीत दिशा में शंख प्रदेश व कर्णांत पर। ठीक है, आंतरवृद्धि में शिरावेद। विपरीत दिशा में शंख प्रदेश व कर्णांत पर शिरावेद करें। रक्तज व सन्निपातिक उपदंश असाध्य माना गया है। कौन से उपदंश असाध्य माना गया है? रक्तज व सन्निपातिक। वातज शलीपद में गौमूत्र मिश्रित एरंड तैल पान का निषेध है। वातज शलीपद में गौमूत्र मिश्रित एरंड तैल पान का निर्देश है। ठीक है, निर्देश। ठीक है, जो वात शलीपद होता है उसमें गौमूत्र में मिलाकर एरंड तैल को जो है पान करवाना चाहिए। नेक्स्ट है शलीपद में अग्निकर्म की अपेक्षाकृत दाह कर्म श्रेष्ठ माना गया है। शलीपद में अग्निकर्म की अपेक्षाकृत दाह कर्म श्रेष्ठ माना गया है। सरसप तैल या पूतिकरंज स्वरस का पान भी शलीपद में निर्दिष्ट है। सरसप तैल या पूतिकरंज स्वरस का पान भी शलीपद में निर्दिष्ट है। यौवन पीड़िकाओं का श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? वमन कर्म। यौवन पीड़िकाओं की श्रेष्ठ चिकित्सा है वमन कर्म। ठीक है, यौवन पीड़िकाओं की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? वमन कर्म। निरुद्ध प्रकाश की चिकित्सा क्या है? लौह लकड़ी या लाक्षा के वर्धन को से 3-3 दिन पर वर्धन करें। ठीक है, निरुद्ध प्रकाश की चिकित्सा की लोह हो गया, लकड़ी हो गया या लाक्षा के वर्धनकों से 3-3 दिन पर वर्धन करें। और क्या करें? निरुद्ध प्रकाश में वसा व मज्जा से परिषेक करें। साथ में सेवनी को बचाकर शस्त्र कर्म करें। ठीक है, निरुद्ध प्रकाश में सेवनी को बचाकर शस्त्र कर्म भी करें। सन्निरुद्ध गुद, अग्निरोहिणी व बल्मीक नामक क्षुद्र रोग असाध्य बताए गए हैं। ठीक है, तो कौन से क्षुद्र रोग असाध्य बताए गए हैं? सन्निरुद्ध गुद, अग्निरोहिणी और बल्मीक, ये जो नामक क्षुद्र रोग हैं ये सभी असाध्य बताए गए हैं। ठीक है, तो अहिपूतना की चिकित्सा किस में बताई है? स्तन्य शोधन में। ठीक है, अहिपूतना की चिकित्सा स्तन्य शोधक। ठीक है, अहिपूतना की चिकित्सा स्तन्य शोधन। गुदभ्रंश की चिकित्सा में क्या बोला गया है? स्नेहन स्वेदन तदनंतर गोफणा बंध का प्रयोग करें। गुदभ्रंश की चिकित्सा में स्नेहन स्वेदन तदनंतर गोफणा बंध का प्रयोग करें और बृहद पंचमूल एवं मूषक तैल का पान व अभ्यंगार्थ प्रयोग करें। ठीक है, तो गुदभ्रंश की चिकित्सा में स्नेहन स्वेदन तदनंतर गोफणा बंध का प्रयोग करें और बृहद पंचमूल एवं मूषक तैल का पान व अभ्यंगार्थ प्रयोग करें।
नेक्स्ट है अधिक दंत यानी कि वर्धन में दांतों के ज़्यादा बढ़ जाने में अतिरिक्त दांत को निकालने एवं अधिमांस में छेदन का निर्देश है। ठीक है, जब दांतों की संख्या नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसमें जो अतिरिक्त दांत है, एक्स्ट्रा दांत है, उसको निकालें एवं अधिमांस में छेदन का निर्देश है। अधिमांस में क्या करें? छेदन करें। दंत हर्ष में चतुर्विध स्नेह से कवल तथा हनुमोक्ष में अर्दितवत चिकित्सा का निर्देश है। दंत हर्ष में चतुर्विध स्नेह से कवल करें और हनुमोक्ष में अर्दितवत चिकित्सा का निर्देश है। तुंडिकेरी, अध्रुष, कूर्म व ताल्लु पुपुट में शस्त्रकर्म निर्दिष्ट है। तुंडिकेरी, अध्रुष, कूर्म व ताल्लु पुपुट में शस्त्रकर्म निर्दिष्ट है। नेक्स्ट है दंत पवन। ठीक है, तो दंत पवन के बारे में बोला कि कितनी लंबी होनी चाहिए? 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। दंत पवन की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 12 अंगुल लंबी। और कितनी मोटी? कनिष्ठिका प्रमाण में मोटी। जो कनिष्ठिका होती है उसकी प्रमाण में मोटी होनी चाहिए दंत पवन की। ठीक है, और 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। ठीक है, और कषाय, मधुर और तिक्त रस प्रधान होना चाहिए। दंत पवन जो है कौन से रस प्रधान होना चाहिए? कषाय, मधुर और तिक्त। ठीक है, दंत पवन कौन सा रस प्रधान होना चाहिए? कषाय, मधुर और तिक्त। दंत पवन 12 अंगुल लंबी, कनिष्ठिका प्रमाण में मोटी और कषाय, मधुर व तिक्त रस प्रधान होनी चाहिए। नेक्स्ट बोला कि मधु रस में, ठीक है, मधुक और महुआ श्रेष्ठ है। जो मधु रस की दंत पवन होती है उसमें मधुक या फिर यानी कि महुआ श्रेष्ठ है। कटु रस में करंज श्रेष्ठ है। ठीक है, कटु रस में दंत पवन के लिए करंज श्रेष्ठ है। तिक्त रस में दंत पवन के लिए निम्ब श्रेष्ठ है और कषाय रस में दंत पवन के लिए खदिर श्रेष्ठ है। कषाय रस में दंत पवन के लिए खदिर श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है दंत पवन निषेध। दंत पवन का निषेध किसमें? अर्दित, अजीर्ण, श्वास, कास, मद व मुख रोगों में। दंत पवन का निषेध किसमें? अर्दित, अजीर्ण, श्वास, कास, मद व मुख रोगों में। दंत पवन का निषेध है अर्दित, अजीर्ण, श्वास, कास, मद व मुख रोगों में। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जीवा निर्लेखन। जीवा निर्लेखन की लंबाई कितनी होती है? 10 अंगुल की। ठीक है, जीवा के लेखन करने के लिए लंबाई कितनी होनी चाहिए? 12 अंगुल होनी चाहिए। ठीक है, और रौप्य होना चाहिए, स्वर्ण या वृक्ष के पत्र या फिर छाल से निर्मित हो। किससे निर्मित हो? रौप्य से, स्वर्ण या वृक्ष के पत्र या छाल से निर्मित हो। उसके बाद आता है तंबूल सेवन काल। ठीक है, तो तांबूल सेवन काल कितने होते हैं? 4। तांबूल सेवन काल 4 हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन कौन से हैं? सोकर उठने पर, खाने के पश्चात, स्नान के पश्चात और वमन के पश्चात। ठीक है, तो सोकर उठने पर, खाने के बाद, स्नानोपरांत और वमनोपरांत, ये तांबूल सेवन के 4 काल हैं। अभ्यंग का निषेध कहाँ बताया है? नूतन ज्वर में अभ्यंग नहीं करना चाहिए, अजीर्ण ज्वर में अभ्यंग नहीं करें और संशोधित पुरुष में भी अभ्यंग नहीं करें। ठीक है, तो अभ्यंग निषेध है नूतन ज्वर, अजीर्ण और संशोधित पुरुष में। ठीक है, तो नूतन ज्वर, अजीर्ण और संशोधित पुरुष में अभ्यंग निषेध है। ठीक है, तो व्यायाम के लिए क्या 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 कहा गया हुआ है? तो व्यायाम के लिए शुरुआत में कहा गया है न च आस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम। ठीक है, न चास्ति सदृशम के तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम, ये व्यायाम के लिए कहा गया। ठीक है, व्यायाम के लिए क्या बोला गया है? न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम। ठीक है, और क्या बोला गया व्यायाम के लिए? वयोरूप गुणैणहीनम अपि कुर्यात सुदर्शनम। ठीक है, तो व्यायाम के लिए क्या बोला गया है? वयोरूप गुणैहीनम अपि कुर्यात सुदर्शनम। वयोरूप गुणैहीनम अपि कुर्यात सुदर्शनम व्यायाम के लिए कहा गया है। स्नान के लिए क्या कहा गया है? स्नान के लिए बोला गया है श्रेष्ठम सर्वेंद्रिय विबोधनम पुंसत्व वर्धनम। ठीक है, स्नान के लिए कहा गया, स्नान हेतु कहा गया है श्रेष्ठम सर्वेंद्रिय विबोधनम पुंसत्व वर्धनम। श्रेष्ठम सर्वेंद्रिय विबोधनम पुंसत्व वर्धनम स्नान के लिए कहा गया है श्रेष्ठम सर्वेंद्रिय विबोधनम पुंसत्व वर्धनम। ठीक है, और पाद प्रक्षालन हेतु क्या कहा गया है? रक्षोघनम प्रीतिवर्धनम चक्षु प्रसादनम। ठीक है, पाद प्रक्षालन हेतु क्या कहा गया है? रक्षोघनम प्रीतिवर्धनम चक्षु प्रसादनम। पाद के प्रक्षालन हेतु क्या कहा गया है? रक्षोघनम प्रीतिवर्धनम और चक्षु प्रसादनम। नेक्स्ट है व्यायाम सेवन की मात्रा। ठीक है, व्यायाम सेवन की मात्रा क्या है?
बलार्ध, व्यायाम सेवन की मात्रा है बलार्ध, ठीक है। व्यायाम सेवन की मात्रा कितनी बताई शुश्रुत जी ने? बलार्ध, ठीक है। बल के आधा, जब आधा बल रह जाए, ठीक है, तो वो जो है व्यायाम सेवन की मात्रा, उतना ही हमें व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसके बारे में? हृदि स्थानस्थो प्रपद्यते वायुर्यदा वक्त्र, ठीक है। व्यायाम सेवन की मात्रा बलार्ध बोली और वो क्या बोला गया है? हृदि स्थानस्थो प्रपद्यते वायुर्यदा वक्त्र। नेक्स्ट है स्नान का निषेध, ठीक है। तो स्नान का निषेध कहाँ कहाँ पे है? अतिसार में, अजीर्ण में, नवज्वर में, कर्णशूल में और भोजन के पश्चात, भोजन उपरांत, ठीक है। तो स्नान का निषेध जो है, अतिसार में स्नान नहीं करें, अजीर्ण में स्नान भी नहीं करें, जो नया ज्वर है उसमें भी स्नान नहीं करें, कानों में दर्द हो तब भी स्नान नहीं करें, और भोजन करने के बाद भी स्नान नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि ऋतु अनुसार पान, ठीक है। तो ऋतुओं के अनुसार पान, वर्षा व शरद ऋतु में मात्रा पूर्वक जलपान करें, वर्षा और शरद ऋतु में मात्रा के अनुसार जलपान करें। हेमंत व वसंत ऋतु में उष्ण जल, सीधु व अरिष्ट पान करें, हेमंत और वसंत ऋतु में उष्ण जल, सीधु और अरिष्ट का पान करें। ग्रीष्म ऋतु में श्रित शीत जलपान करें, श्रित शीत जलपान किस में है? गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में यूष पान करें, वर्षा ऋतु में यूष पान करें, यूष पान किस में करें? वर्षा ऋतु में। प्रावृट में क्या करें? मांस रस का पान, प्रावृट ऋतु में मांस रस का पान करें, मांस रस का पान किस में करें? प्रावृट ऋतु में, प्रावृट ऋतु में मांस रस का पान करें। नेक्स्ट है सभी ऋतुओं में 3-3 दिन के अंतराल पर तथा ग्रीष्म में 15-15 दिन के अंतराल पर मैथुन का निर्देश है। सभी ऋतुओं में 3-3 दिन के अंतराल पर तथा ग्रीष्म में 15-15 दिन के अंतराल पर मैथुन का निर्देश है, ठीक है। तो ऋतुओं के अनुसार मैथुन के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो जितनी भी ऋतुएं होती हैं उनमें 3-3 दिन के गैप पे, ठीक है। और जो गर्मियों के ऋतु हैं, गर्मियों में 15-15 दिन के अंतराल पर मैथुन करना चाहिए, ये शुश्रुत जी के अनुसार है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अति स्त्री प्रसंग से प्लीहा वृद्धि हो सकती है, ठीक है। तो अति स्त्री प्रसंग से क्या हो जाता है? किस चीज़ की वृद्धि होती है? तो प्लीहा वृद्धि होती है, ठीक है। तो अति स्त्री प्रसंग से प्लीहा वृद्धि होती है। नेक्स्ट है अर्धरात्रि व प्रातः काल में मैथुन से वात पित्त कुपित होते हैं, अर्धरात्रि व प्रातः काल में मैथुन से, ठीक है। अगर आधी रात में और सुबह सुबह मैथुन करेंगे तो उससे वात और पित्त दोनों ही कुपित हो जाते हैं। नेक्स्ट है रसायन सेवन योग्य आयु, ठीक है। तो रसायन सेवन योग्य आयु के बारे में बोला गया है पूर्वे वयसी मध्य, रसायन सेवन योग्य आयु के बारे में बोला गया है पूर्वे वयसी मध्य, पूर्वे वयसी मध्य। नेक्स्ट है सुश्रुतोक्त रसायन द्रव्य कौन कौन से हैं? ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, वच, गुडुचि, विष, वासा, आमलकी, विडंग, नीलकमल व बांकुची, ठीक है। सुश्रुतोक्त रसायन द्रव्य कौन कौन से हैं? ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, वच, गुडुचि, विष, वासा, आमलकी, विडंग, नीलकमल व बाकुची। नेक्स्ट है सोम, सोम के कितने प्रकार होते हैं? सोम का सिर्फ एक ही प्रकार है, सोम के प्रकार सिर्फ एक ही है। आकृति भेद से सोम कितने प्रकार का होता है? 24 प्रकार का, आकृति भेद से सोम 24 प्रकार का होता है। सोम सेवन के संदर्भ में, ठीक है, अग्नियष्टिम यज्ञ व यम नियम पालन का निर्देश है, ठीक है। सोम सेवन के संदर्भ में अग्नियष्टिम यज्ञ व यम नियम पालन का निर्देश है। सोम सेवन के संदर्भ में अग्नियष्टिम यज्ञ व यम नियम पालन का निर्देश है। नेक्स्ट है सोमपान सेवन काल कितने होते हैं? 17 दिन। सोमपान सेवन काल होता है 17 दिन का, ठीक है। सोमपान सेवन काल होता है 17 दिन का। सोम का स्वरूप क्या होता है? लता, सोम का स्वरूप है लता, सोम का स्वरूप क्या है? लता। श्रेष्ठ सोम क्या है? चंद्रमा नामक। कौन सा सोम श्रेष्ठ है? चंद्रमा नामक सोम जो है वो श्रेष्ठ होता है, चंद्रमा नामक सोम श्रेष्ठ है। अब नेक्स्ट है कि रसायन सेवन के अयोग्य पुरुष, ठीक है। तो रसायन सेवन के अयोग्य पुरुष कौन सा है? कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। रसायन सेवन के अयोग्य पुरुष 7 होते हैं। कौन कौन से? अनात्वमान, आलसी, व्यसनी, पापकृत, दरिद्र,
प्रमादी व वैशजाप मानी। ठीक है, तो रसायन सेवन के अयोग्य पुरुष कौन कौन से हैं? 7 होते हैं। अनात्मवान, ठीक है, अनात्मवान, आलसी, व्यसनी, पापकृत, दरिद्र, प्रमादी व वैशजाप मानी। ठीक है, ठीक है, तो अनात्मवान, आलसी, व्यसनी, पापकृत, दरिद्र, प्रमादी और वैशजाप मानी। नेक्स्ट है स्नेह भेद। स्नेह भेद योनि भेद से 2 प्रकार का होता है और विकल्प भेद से 4 प्रकार का होता है। स्नेह भेद जो है योनि भेद से 2 प्रकार का और विकल्प भेद से 4 प्रकार का। तो योनि भेद से स्नेह जो है वो 2 प्रकार का होता है, स्थावर और जंगम। विकल्प भेद से 4 प्रकार का होता है, सर्पी, तैल, वसा और मज्जा। ठीक है, योनि भेद से स्नेह जो है वो 2 प्रकार का होता है, स्थावर और जंगम, और विकल्प भेद से 4 प्रकार का होता है, सर्पी, तैल, वसा और मज्जा। नेक्स्ट है वमन विरेचन प्रत्यागमन काल, 2 घड़ी या फिर 1 मुहूर्त। वमन विरेचन प्रत्यागमन काल कितना है? 2 घड़ी या फिर 1 मुहूर्त। अनुवासन प्रत्यागमन काल, अहोरात्र। अनुवासन प्रत्यागमन काल क्या है? अहोरात्र। नेक्स्ट है वमन से पूर्व विरेचन दे देने पर होने वाला रोग प्रवाहिका है। वमन से पहले विरेचन अगर दे दें तो कौन से वाला रोग होगा? प्रवाहिका। वमन से पूर्व विरेचन देने पर होने वाला रोग प्रवाहिका है। नेक्स्ट है विरेचना अतियोग से होने वाला रोग गुरुद्भ्रंश है। ठीक है, अगर विरेचन का अधियोग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा विरेचन होगा, तो फिर उससे कौन सा रोग होगा? गुरुद्भ्रंश। विरेचन अतियोग से होने वाला रोग गुरुद्भ्रंश है। नेक्स्ट है अगर प्रातः काल सेवन की हुई विरेचक औषध भोजन के पाक समय 3 प्रहर में दोषों को निकाल दे तो यह सम्यक विरेचन कहलाता है। अगर प्रातः काल सेवन की हुई विरेचक औषध भोजन के पाक समय यानी कि 3 प्रहर में दोषों को निकाल दे तो यह सम्यक विरेचन कहलाता है। ठीक है, तो सम्यक विरेचन कब कहलाएगा? जब प्रातः काल सेवन की हुई जो विरेचक औषध है वो भोजन के पाक समय 3 प्रहर में यानी कि 3 प्रहर में दोषों को निकाल दे तो वह सम्यक विरेचन कहलाया जाता है। नेक्स्ट है अविज्ञात कोष्ठ में मृदु औषध का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कौन से कोष्ठ में मृदु औषध का प्रयोग करें? अविज्ञात कोष्ठ में। अविज्ञात कोष्ठ में मृदु औषध का ही प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है दुर्विरेच्य में चिकित्सा कर्म क्या है? ठीक है, तो दुर्विरेच्य किनको बोला गया कि पण्य जीव, वेद पाठी, वैश्य और राजसेवक में चिकित्सा क्रम क्या है? आस्थापन, फिर उसके बाद अनुवासन, उसके बाद विरेचन। ठीक है, तो दुर्विरेच्य में चिकित्सा क्रम में सबसे पहले आस्थापन, फिर अनुवासन और उस सबसे लास्ट में विरेचन। आस्थापन, अनुवासन, विरेचन ये दुर्विरेच्य में चिकित्सा क्रम है। आस्थापन, अनुवासन, विरेचन। दुर्विरेच्य में चिकित्सा क्रम क्या है? आस्थापन, अनुवासन और विरेचन। नेक्स्ट है बस्ती। बस्ती निर्माणार्थ पुटक बंध्या पशु का ही लेने का निर्देश है। ठीक है, बस्ती निर्माणार्थ पुटक बंध्या पशु का ही लेने का निर्देश है। बस्ती के भेद कितने हैं? 2। ठीक है, तो बस्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं शुश्रुत जी के अनुसार, स्नेह और निरू बस्ती। ठीक है, तो स्नेह में अनुवासन या मात्रा बस्ती जो होती है, स्नेह बस्ती में अनुवासन या मात्रा बस्ती उसकी मात्रा होती है 1.5 पल, 1.5 पल, 1.5 पल। और निरू बस्ती में आस्थापन, ठीक है, निरू बस्ती में क्या आती है? आस्थापन, माधु तैलिक, युक्त रथ व सिद्ध बस्ती। निरू में कौन सा आती है? आस्थापन, माधु तैलिक, युक्त रथ व सिद्ध बस्ती। नेक्स्ट है तीक्ष्ण व लवण युक्त बस्ती का व्यापद क्या है? परिकृतिका। तीक्ष्ण और लवण युक्त बस्ती का व्यापद है परिकृतिका। तीक्ष्ण व अमल युक्त बस्ती का व्यापद है परिस्राव। तीक्ष्ण व अमल युक्त बस्ती का व्यापद है परिस्राव। नेक्स्ट है दोषानुसार अनुवासन प्रयोग। ठीक है, तो दोषों के अनुसार अनुवासन का प्रयोग बताया गया। ठीक है, तो वातिक रोगों में बिल्व से साधित स्नेह प्रयोग कराएं। ठीक है, तो अगर वातज रोग हैं तो उनमें बिल्व से साधित स्नेह का प्रयोग करवाएं। पैत्तिक रोगों में मधुयष्टि से साधित स्नेह का प्रयोग कराएं। पैत्तिक रोगों में मधुयष्टि से साधित स्नेह का प्रयोग कराएं। श्लैष्मिक रोगों में मदन फल से साधित स्नेह का प्रयोग कराएं। ठीक है, तो दोषों के अनुसार अनुवासन का प्रयोग, तो वातिक रोगों में बिल्व से साधित स्नेह का प्रयोग कराएं। पैत्तिक रोगों में मधुयष्टि से साधित स्नेह का प्रयोग कराएं और श्लैष्मिक रोगों में मदन फल से साधित स्नेह का प्रयोग कराएं। उसके बाद भोजन के परिपाक काल में अनुवासन देने से ज्वर हो सकता है। ठीक है, किसके परिपाक काल में अनुवासन देने से ज्वर हो सकता है? भोजन के। ठीक है, तो भोजन के परिपाक काल में अनुवासन देने से ज्वर हो सकता है। अनुवासन से पूर्व, नेक्स्ट है अनुवासन से पूर्व भोजन की मात्रा सामान्य मात्रा का 1/4 भाग ग्राह्य है।
ठीक है। तो अनुवासन से पहले भोजन की मात्रा क्या है, सामान्य मात्रा का चौथाई भाग ग्रहण करने योग्य। नेक्स्ट है अनुवासन के पश्चात उत्तान रहकर प्रतीक्षा करते हैं 100 मात्रा काल तक। ठीक है। तो अनुवासन देने के बाद उत्तान रहकर कितनी मात्रा काल तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, 100 मात्रा काल तक। नेक्स्ट है सैंधव व सौंफ मिलाने से अनुवासन का निर्हरण सुखपूर्वक हो जाता है। ठीक है। तो अनुवासन का निर्हरण किससे सुखपूर्वक होता है, सौंफ और सैंधव मिलाने से। अनुवासन उपरांत दूसरे दिन प्रातः सौंठ व धनिया से सिद्ध जल देना चाहिए। ठीक है। अनुवासन उपरांत दूसरे दिन प्रातः सौंठ व धनिया से सिद्ध जल देना चाहिए। कुल 18 अनुवासन वस्तुओं के प्रयोग से रस से शुक्र पर्यंत धातुओं की वृद्धि हो जाती है। कुल 18 अनुवासन वस्तुओं के प्रयोग से रस से शुक्र पर्यंत धातुओं की वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि पुरुष में उत्तरवस्ती नेत्र प्रवेश कितना करना चाहिए, 6 अंगुल तक। ठीक है। तो पुरुष में उत्तरवस्ती नेत्र का प्रवेश जो है 6 अंगुल तक ही करें। नेक्स्ट है निरूहोपरांत 30 मात्रा काल तक प्रतीक्षा करें, उसके बाद काकासन में बैठ जाएं। ठीक है। अगर निरूबस्ती देने के बाद 30 मात्रा काल तक हमें परीक्षा करनी चाहिए और उसके बाद काक आसन में बैठ जाना चाहिए। निरूह नेक्स्ट है निरूह उपरांत ग्राह्य भोजन क्या है, सामान्य मात्रा का 1/3। ठीक है। तो निरूह बस्ती के पश्चात जो है भोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जितनी हम लेते हैं तो उसका 1/3 पार्ट। जैसे मान लो अगर हम 3 चपातियाँ खाते हैं तो हमने सिर्फ 1 ही चपाती खानी है। नेक्स्ट है सिद्ध वस्तियों में श्रेष्ठ वस्ती कौन सी है, माधुतैलिक। सिद्ध वस्तियों में श्रेष्ठ वस्ती है माधुतैलिक। सिद्ध वस्तियों में श्रेष्ठ वस्ती है माधुतैलिक। नस्य के भेद कितने हैं, 2। नस्य के 2 भेद हैं, शिरोविरेचन व स्नेहन। नस्य के 2 भेद हैं, शिरोविरेचन व स्नेहन। नस्य के 2 भेद हैं, शिरोविरेचन व स्नेहन। अब नेक्स्ट आता है कि नस्य व प्रतिमर्श स्नेहन नस्य के अंतर्गत एवं अपीड़ व प्रधमन नस्य शिरोविरेचन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो नस्य व प्रतिमर्श स्नेहन नस्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो स्नेहन नस्य के अंतर्गत कौन से आते हैं, नस्य व प्रतिमर्श। और अपीड़ व प्रधमन नस्य जो होते हैं वो शिरोविरेचन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। शिरोविरेचन के अंतर्गत कौन से नस्य आते हैं, अवपीड़ व प्रधमन नस्य। ठीक है। तो नस्य व प्रतिमर्श स्नेहन नस्य के अंतर्गत आते हैं और अपीड़ व प्रधमन नस्य शिरोविरेचन के अंतर्गत आते हैं। नस्य का निषेध। ठीक है। नस्य के निषेध के बारे में बोला गया कि भोजन उपरांत प्रतिशय में स्नेहपान या जलपानोपरांत अजीर्ण में वस्ती के पश्चात तथा अनातर्वा स्त्री में। ठीक है। तो नस्य का निषेध कहाँ पे, नस्य हमें कहाँ नहीं देना चाहिए, भोजन के पश्चात नहीं दें। ठीक है। प्रतिशय में भी नस्य नहीं देना चाहिए, स्नेहपान के पश्चात भी ना दें और जल को पीने के बाद भी नस्य नहीं देना चाहिए, अजीर्ण में भी नस्य नहीं देना चाहिए और वस्ती के बाद भी नस्य नहीं देना चाहिए। और तथा एंड में अनार्तवा स्त्री, अनआर्तवा। ठीक है। जिस स्त्री में आर्तव ना आता हो उसमें भी नस्य ना दें, अनआर्तवा स्त्री में भी नस्य ना दें। अनआर्तवा स्त्री में बोलने का शायद ये भी मतलब हो सकता है कि जो स्त्री प्रेग्नेंट है शायद। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिमर्श की सम्यक मात्रा। ठीक है। तो प्रतिमर्श की सम्यक मात्रा कितनी होती है, जो छींकने पर मुंह में आ जाए। प्रतिमर्श की सम्यक मात्रा है जो छींकने पर मुंह में आ जाए, वह प्रतिमर्श की सम्यक मात्रा है। चतुर्विध स्नेहों में नस्यार्थ तैल श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है। चतुर्विध स्नेहों में नस्य कर्म करने के लिए तेल श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है। घी नहीं माना है, तेल माना श्रेष्ठ। चतुर्विध स्नेहों में, ठीक है, घृ तैल वसा मज्जा। ठीक है। ये चतुर्विध स्नेह होते हैं, इनमें नस्य कर्म करने के लिए तेल जो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है। अब इसके बाद आता है गंडूस धारण काल। गंडूस धारण काल के बारे में बोला गया कि नेत्रों से अश्रु स्राव होने तक गंडूस का धारण करना चाहिए। ठीक है। गंडूस का धारण कब तक करें, जब तक नेत्रों से आंसू का स्राव ना होने लगे। नेक्स्ट है चतुर्विध नेत्र स्राव, पूय स्राव, श्लेष्म स्राव, रक्तज व पित्त स्राव। ठीक है। वात स्राव नहीं बताया गया है। चतुर्विध नेत्र स्राव के क्या बारे में क्या बोला गया है, पूय स्राव, श्लेष्म स्राव, रक्तज व पित्त स्राव। ठीक है। वात स्राव जो नहीं बताया गया है। ठीक है। कौन सा स्राव नहीं बताया गया है, नेत्र स्रावों में वात स्राव। नेक्स्ट है नेत्र। ठीक है। तो नेत्रों के बारे में बोला गया, नेत्र का बाहुल्य क्या होता है, बाहुल्य का मतलब क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर जिसे बोलते हैं, आगे पीछे
ठीक है। तो नेत्र का बाहुल्य होता है 2 अंगुल। नेत्र का आयाम और विस्तार कितना होता है, लंबाई चौड़ाई होती है 2.5 अंगुल, 2.5 अंगुल जो है नेत्र की आयाम विस्तार लंबाई चौड़ाई होती है। नेत्र का बाहुल्य यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर जो होता है वो 2 अंगुल का होता है। नेत्र जो होता है वो सुवृत्त व गौ स्तनाकार का होता है, ठीक है। तो नेत्र का आकार कैसा होता है, गौ स्तनाकार, गौ के स्तन के आकार का नेत्र का आकार होता है, सुवृत्त आकार का या फिर गौ स्तनाकार का। नेत्र जो है पंच भौतिक संगठन से बना है, ठीक है। तो पृथ्वी से क्या बना है, नेत्र का मांसल भाग बना है, ठीक है। अग्नि से क्या बना है, अग्नि से बना है रक्तवर्णी भाग। पृथ्वी से मांसल भाग, अग्नि से रक्तवर्णी भाग, वात से बना है कृष्णवर्णी भाग। वात से क्या बना है, कृष्णवर्णी भाग। जल से क्या बना है, श्वेत भाग। जल से नेत्र का बना है श्वेत भाग। और आकाश से क्या बना है, नेत्र का अश्रु मार्ग। आकाश से नेत्र का अश्रु मार्ग बना है। नेक्स्ट है कृष्ण मंडल का आयाम कितना है, नेत्र के आयाम का 1/3 भाग, 1/3 भाग, ठीक है। तो कृष्ण मंडल का आयाम है नेत्र के आयाम का 1/3 भाग। अगला है दृष्टि मंडल का आयाम कितना है। दृष्टि मंडल का आयाम कितना है, कृष्ण मंडल का 1/7 यानी कि 1/7वां भाग, ठीक है। अन्यत्र यानी कि और जगह पे 1/9 भाग भी कहा गया है, ठीक है। लेकिन सुश्रुत क्या बोलते हैं, दृष्टि मंडल का आयाम सुश्रुत क्या बोलते हैं, कृष्ण मंडल का 1/7 भाग, 1/7 भाग बोलते हैं। लेकिन और जगह में, ठीक है, 1/9 भाग भी कहा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मंडल। तो नेत्र में मंडल कितने होते हैं, 5। संधियाँ कितनी होती हैं, 6। पटल कितने होते हैं, 6। मंडल 5, संधि 6, पटल 6। नेत्र में मंडल 5, संधि 6 और पटल 6। तो मंडल 5 कौन कौन से होते हैं, पक्षम, वर्तम, श्वेत, कृष्ण और दृष्टि। पक्षम, वर्तम, श्वेत, कृष्ण और दृष्टि, ठीक है। मंडल 5 होते हैं पक्षम, वर्तम, श्वेत, कृष्ण, दृष्टि। पक्षम, वर्तम, श्वेत, कृष्ण, दृष्टि। पक्षम, वर्तम, श्वेत, कृष्ण, दृष्टि, ये 5 मंडल होते हैं। 6 संधियाँ कौन सी हैं, पक्षम वर्तम गत, दूसरी है वर्तम शुक्ल गत, तीसरी है शुक्ल कृष्ण गत, चौथी है कृष्ण दृष्टिगत, चौथी है कनीनिका, 5वीं कनीनिका और 6वीं है अपांग, ठीक है। तो नेत्र में 6 संधियाँ होती हैं पक्षम, ठीक है। मंडलों के अगर मंडल 5 होते हैं ना, पक्षम, वर्तम, श्वेत, कृष्ण, दृष्टि, ठीक है। तो संधियाँ पक्षम और वर्तम के बीच वाली जो होती है वो पहली संधि होगी, फिर वर्तम और श्वेत यानी कि शुक्ल जिसको बोलते हैं हम, उसकी वर्तम श्वेत है, वर्तम शुक्लगत होगी। तीसरी जो है श्वेत और यानी कि शुक्ल कृष्णगत होगी। चौथी वो जो है वो कृष्ण दृष्टिगत होगी। और 5वीं कनीनिक और 6वीं अपांग। 6वीं अपांग। 6 पटल होते हैं नेत्र के, ठीक है। 2 वर्तम पटल व 4 पटल अक्षी गोलक में, अक्षी गोलस्थ प्रथम पटल, ठीक है। 2 वर्तम पटल होते हैं और 4 जो होते हैं पटल अक्षी गोलक में होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि अक्षी गोलस्थ पटल जो होता है वो प्रथम पटल होता है। अक्षी गोलस्थ प्रथम पटल जो होता है तेज व जल से आश्रित होता है, ठीक है। तो अक्षी गोलस्थ प्रथम पटल तेज व जल के आश्रित होता है। जो द्वितीय पटल है वो मांस आश्रित होता है। द्वितीय पटल मांस आश्रित होता है। तृतीय पटल मेद आश्रित होता है। तृतीय पटल मेद आश्रित होता है। चतुर्थ पटल अस्थि के आश्रित होता है। चतुर्थ पटल अस्थि के आश्रित होता है। चतुर्थ पटल अस्थि के क्या होता है, आश्रित होता है। नेक्स्ट लिखा कि अक्षी गोलक आश्रित चारों पटलों को, अक्षी गोलक आश्रित चारों पटलों की मोटाई नेत्र की मोटाई का 1/5 1/5 भाग होती है, ठीक है। अक्षी गोलक आश्रित चारों पटलों की मोटाई नेत्र की मोटाई का 1/5 भाग होती है। नेक्स्ट है दृष्टि लक्षण, ठीक है। दृष्टि के लक्षण के बारे में बोला गया है। तो मसूर दल यानी कि पत्र के समान आकृति वाला। दृष्टि लक्षण जो होता है वो मसूर दल के समान आकृति वाला, ठीक है। खद्योत यानी कि जुगनू व अग्नि के समान आभा वाली। दृष्टि लक्षण का क्या बोला हुआ है, दृष्टि का लक्षण क्या बोला है, खद्योत यानी कि जुगनू व अग्नि के समान आभा वाली। बाहर से देखने पर विवर आकृति, ठीक है। जो दृष्टि का लक्षण होता है बाहर से देखने पर कैसे होती है, विवर आकृति, ठीक है। और दृष्टि का लक्षण और क्या बोला हुआ है, शीत सातम्य। शीत सातम्य यानी अर्थात जिसके लिए शीत हितकर है। दृष्टि का लक्षण क्या है, शीत सातम्य, जिसके लिए शीत हितकर है। अब नेक्स्ट आता है कि नेत्र रोगों की संख्या व वर्गीकरण, ठीक है। तो नेत्र रोगों की संख्या व वर्गीकरण, ठीक है। तो वात जो नेत्र रोग होते हैं वो 10 होते हैं,
ठीक है। सबसे पहले तो हम दोषों के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सर्वज और बाह्य। ठीक है। तो कुल नेत्र रोग कितने हैं? टोटल नेत्र रोग हैं 76 76 नेत्र रोग हैं। ठीक है। वातज 10 हैं, पित्तज भी 10 हैं, कफज 13, रक्तज 16, सर्वज 25 और बाह्य 2। ठीक है। तो वातज पित्तज 10 हो गए, कफज जमा 3 13, ठीक है, रक्तज जमा 3 16। ठीक है। अब 3 × 3 कितना हुआ? 9 हो गया। तो 16 जमा 9 कितना होता है? 25। तो सर्वज 25 और बाह्य कितने होते हैं? 2। बाह्य कितने होते हैं? 2। ठीक है। तो कुल कितने हो गए? 76। ठीक है। तो वातज 10, पित्तज 10, कफज 13, रक्तज 16, सर्वज 25 और बाह्य 2। अब नेक्स्ट है वातज रोग। ठीक है। तो असाध्य, याप्य और साध्य। वातज रोग असाध्य 4 होते हैं, याप्य 1 होता है और साध्य बाकी जितने बचे होते हैं वो साध्य होते हैं। ठीक है। तो असाध्य वातज रोग जो 4 हैं नेत्र के, कौन कौन से हैं? हतादिमंथ, निमिष, गंभारिका व वात हत वर्तम। असाध्य नेत्र रोग हैं वातज, असाध्य वातज रोग हैं। ठीक है। हतादिमंथ, निमिष, गंभारिका व वात हत मर्म। हतादिमंथ, निमिष, गंभारिका व वात हत वर्तम जो हैं वो असाध्य वातज नेत्र रोग हैं। याप्य नेत्र रोग कौन से हैं? वातज काच, सिर्फ एक ही है, वातज काच जो है वो याप्य नेत्र रोग है। वातज काच याप्य नेत्र रोग है। ठीक है। याप्य नेत्र रोग, याप्य वातज नेत्र रोग सिर्फ एक ही है, वातज काच। ठीक है। और साध्य वातज रोग कितने हैं? बाकी जो बच गए, बाकी जो 5 बच गए। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पैतिक। ठीक है। तो पैतिक में असाध्य 2 होते हैं, याप्य भी 2 होते हैं और साध्य जो बाकी बच गए 6। ठीक है। तो पैतिक असाध्य 2 रोग कौन से हैं? ऋस्व जाड़े व पैतिक स्राव। ठीक है। पैतिक असाध्य रोग हैं 2, ऋस्व जाड़े व पैतिक स्राव। और याप्य पैतिक रोग कौन से नेत्र के? परिमलाई व नीलकाज। परिमलाई व नीलकाज जो याप्य नेत्र रोग हैं। ठीक है। याप्य पैतिक नेत्र रोग कौन से हैं? परिमलाई व नीलकाज। और जो बाकी बचे पैतिक नेत्र रोग जो हैं वो साध्य हैं। जो श्लैष्मिक यानी कफज नेत्र रोग हैं वो 13 होते हैं। ठीक है। तो उसमें असाध्य जो है कफज स्राव होता है और याप्य कौन सा होता है? कफज काज। असाध्य भी एक है और याप्य भी एक है कफज नेत्र रोगों में। ठीक है। तो असाध्य जो है कफज स्राव होता है और याप्य जो है वो कफज काच होता है। नेक्स्ट आता है रक्तज रोग। रक्तज रोग 4 असाध्य होते हैं, याप्य 1 होता है, बाकी जो हैं वो साध्य होते हैं। ठीक है। तो रक्तज रोग में 4 असाध्य कौन कौन से हैं? रक्तज नेत्र रोग में 4 असाध्य कौन कौन से हैं? रक्तस्राव, अजकाजात, रक्तार्श व सवर्ण शुक्र। सवर्ण शुक्र। ठीक है। तो असाध्य रक्तज रोग, असाध्य रक्तज नेत्र रोग कौन कौन से हैं? 4 हैं। रक्तस्राव, अजकाजात, रक्त अर्श व सवर्ण शुक्र। याप्य रक्तज नेत्र रोग कौन कौन से हैं? एक ही है, रक्तज काच। ठीक है। रक्तज काच जो है वो याप्य है। देखो जहाँ जहाँ पे भी काच आ रहा है, देखो वात में भी काच आया, पित्त में भी काच आया, श्लेष्मिक कफज में भी काच आया और रक्तज में भी काच आया। ठीक है। जितने भी काच वाले होते हैं, जिनके पीछे काच लग गया, वो सारे याप्य होते हैं। ठीक है। शेष जो बाकी रक्तज रोग हैं वो साध्य हैं। अब नेक्स्ट है सन्निपातिक। ठीक है। तो असाध्य सन्निपातिक 4 होते हैं, याप्य सन्निपातिक 2 होते हैं, बाकी जो बचे, ठीक है, वह साध्य होते हैं। ठीक है। तो सन्निपातिक कितने हैं? 25 हैं। तो 25 में से 4 जो हैं वो असाध्य हैं, 2 याप्य हैं, बाकी 19 जो बचे वो साध्य हैं। तो सन्निपातिक में 4 असाध्य कौन कौन से हैं? पूयस्राव, नकुलांध्य, अक्षिपाकात्य व अलजी। ठीक है। तो सन्निपातिक यानी कि सर्वज नेत्र रोग, सर्वज असाध्य नेत्र रोग 4 हैं, पूयस्राव, नकुलांध्य, अक्षिपाकात्य व अलजी। पूयस्राव, नकुलांध्य, अक्षिपाकात्य व अलजी। पूयस्राव, नकुलांध्य, अक्षिपाकात्य व अलजी, ये जो हैं असाध्य हैं। याप्य 2 हैं, काच व पक्षमकोप। ठीक है। याप्य सन्निपातिक नेत्र रोग 2 हैं, काच व पक्षमकोप। देखो यहाँ पे भी काच आ गया, काच व पक्षमकोप। ठीक है। और उसके बाद आता है कि बाकी जो सन्निपातिक नेत्र रोग हैं वो साध्य होते हैं। बाह्य नेत्र रोग कितने? 2 ही हैं। ठीक है। और दोनों के दोनों असाध्य होते हैं। ठीक है। बाह्य नेत्र रोग 2 होते हैं और दोनों के दोनों असाध्य होते हैं। दोनों का नाम क्या है? सनिमित व अनिमित। सनिमित व अनिमित बाह्य असाध्य नेत्र रोग हैं। बाह्य असाध्य नेत्र रोग 2 हैं, सनिमित व अनिमित। सनिमित व अनिमित। ठीक है। उसके बाद आता है
अन्य वर्गीकरण करेंगे हम, ठीक है। तो संधिगत 9 होते हैं, वर्तमगत 21 होते हैं, शुक्लगत 11 होते हैं, कृष्णगत 4, दृष्टिगत 12, सर्वगत 17 और बाह्यज 2। कुल कितने हो गए? 76। ठीक है, तो एक अलग वर्गीकरण भी बताया गया है नेत्र रोगों का। संधिगत रोग जो होते हैं वो 9 होते हैं, वर्तमगत 21, शुक्लगत 11, कृष्णगत 4, दृष्टिगत 12, सर्वगत 17, बाह्यज 2। टोटल कितने हो गए? 76। ठीक है, संधिगत 9, वर्तमगत 21, शुक्लगत 11, कृष्णगत 4, दृष्टिगत 12, सर्वगत 17 और बाह्यज 2। कुल कितने हो गए? 76। ठीक है।